वेलकम टू दिशा पब्लिकेशन। और आज के इस YouTube वीडियो में जो रणनीति की एक स्पेशल एडिशन है, इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं CAPF असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम के बारे में। गाइज, लास्ट 40 to 45 डेज अब आपके पास बच गए हैं। जो भी कैंडिडेट्स जिन्होंने अप्लाई किया हुआ इस एग्जाम के लिए, उनके लिए लास्ट लैप है। बिल्कुल गाइज, अगर आप सो रहे हो, आपने प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट नहीं की प्रॉपर, तो ये लास्ट 45 डेज है जिनमें आप अपनी पूरा एफर्ट 100% से भी ज्यादा का एफर्ट डाल के इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो। एक बहुत अच्छा मौका है आर्म फोर्सेस ज्वाइन करने का। तो इस वीडियो में बेसिकली आज हम इन 40 डेज को कैसे इफेक्टिवली आप यूटिलाइज करो कि अगर आपकी प्रिपरेशन अभी उस लेवल पे नहीं, अप टू द मार्क नहीं है, तो कैसे उसको अप टू द मार्क ले जाना है, नेक्स्ट लेवल ले जाना है, ताकि आपकी सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा से ज्यादा हों। तो गाइज, अगर आपको जानना है कि इन 40 दिनों में अपनी प्रिपरेशन को कैसे यूटिलाइज करके, अपने टाइम को यूटिलाइज करके सिलेक्शन पाना है, तो पूरा वीडियोस एंड तक जरूर देखें। तो गाइज, आप सभी लोगों को पता है कि जो एग्जाम है वो 7 अगस्त को होने वाला है, तो ज्यादा दिन तो है नहीं। जैसा कि सर ने बताया कि अराउंड 40 डेज के टाइम जो है वो आपको रह गए हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक बार जो है पैटर्न क्या है वो मैं डिस्कस करता हूँ शॉर्ट में। उसके बाद हम स्ट्रेटजी पे आएंगे, किस तरीके से किस किस टॉपिक को हमें कैसे इन 40 दिनों में कवर करना है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे पैटर्न की बात करें तो 2 पेपर है एक्चुअली, पेपर 1 एंड पेपर 2। ठीक है, जो पेपर 1 है उसमें जनरल एबिलिटी और इंटेलिजेंस का टेस्ट आपका होगा, जिसमें कि 125 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे और 2 घंटे का वक्त आपको मिलता है। राइट, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे। राइट, और 250 नंबर का ये पेपर है। अब जो है पेपर 2 जो है वो डिस्क्रिप्टिव है। पेपर 1 ऑब्जेक्टिव है, जो पेपर 2 है हमारा वो डिस्क्रिप्टिव पेपर है, जिसमें कि जनरल स्टडीज, एसेस और कंप्रीहेंशंस वगैरह आपको पूछे जाएंगे। ये भी आपको 3 घंटे का पेपर है, 200 नंबर है और अराउंड 7 क्वेश्चंस आपको वहां पे होंगे और यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ये तो हमारा पेपर पैटर्न हो गया। अब एक एक करके हम पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को ही डिस्कस कर लेंगे कि किस तरीके से आप प्रिपेयर करेंगे, ताकि आने वाले इन 40 दिनों में जब आप 7 अगस्त को आप पेपर देने के लिए एग्जामिनेशन हॉल में बैठ रहे हैं, तो वहां पे आपके दिमाग में ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि नहीं हमने ये नहीं पढ़ा, हमारा ये टॉपिक रह गया, या क्वेश्चन देख के आपको ये नहीं लगना चाहिए कि अगर हमने ये पढ़ लिया होता तो अभी ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया होता। सारी चीजें बताएंगे डिटेल में। ठीक है, जानते हैं एक एक करके। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे जो पेपर 1 है जनरल मेंटल एबिलिटी, उसकी बात करेंगे। वहां पे आपको जो पूछा जा रहा है वो लॉजिकल रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस होंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी के कुछ क्वेश्चंस होंगे। राइट, डाटा इंटरप्रिटेशन, वो सारी चीजें पूछा जाएगा। तो बेसिकली पेपर 1 का जो मेजर सेक्शन होगा वो आपके लगभग 125 में से 100 क्वेश्चन वो जीएस के होंगे, और जो 20-25 क्वेश्चन है वो आपके न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग होंगे। क्यों सर? बिल्कुल बिल्कुल। और वहां पे जो जनरल साइंस है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, वो सारी चीजें जो है वो आपको पूछा जाएगा। राइट, तो सारे एक बार डिस्कस करेंगे कि जनरल साइंस में किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। तो गाइस, जैसे आपको सभी को पता है इस एग्जाम का नोटिफिकेशन आया हुआ है, काफी टाइम हो चुका, काफी लंबे टाइम से आप सभी प्रिपरेशन कर भी रहे होगे। तो ये जो लास्ट टाइम है, हम इसमें आपको सजेस्ट करेंगे कि आप नए टॉपिक्स को कम से कम टच करो। जितने टॉपिक्स आपने पढ़ लिए हैं उनको अच्छे से रिवाइज करो। इस स्ट्रैटेजी को हम बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक उन स्टूडेंट्स के लिए जो ऑलरेडी काफी लंबे टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं और ये लास्ट मोमेंट है उनका रिवीजन का और प्रैक्टिस का। ऐसे कितने भी स्टूडेंट होंगे जो कि यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स दिए होंगे और सीएपीएफ के लिए अपीयर हो रहे हैं। और सेकंड जो स्ट्रैटेजी हम बताएंगे वो उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने बिल्कुल भी कुछ नहीं पढ़ाई करी है अभी सीएपीएफ के नाम पे, और मे भी शायद उन्होंने इक्का दुक्का कोई एग्जाम दिया होगा, बट उन्होंने अभी कोई लंबे टाइम से कोई पढ़ाई नहीं करी, टच में नहीं है, प्रॉपर पढ़ाई नहीं करी। तो उनके लिए कि लास्ट 40 डेज को कैसे यूटिलाइज करें कि आप भी एग्जाम डेट को ऐसा फील करोगे बिल्कुल कॉन्फिडेंट, और ये कि हाँ यार ये एग्जाम में क्वालिफाई कर लूंगा, और पेपर देने के बाद भी आपका कॉन्फिडेंस लेवल उतना ही रहेगा। तो सर हमने जैसे डिवाइड किया हुआ इन टॉपिक्स को कि इन 40 दिनों में, इन 40 से 45 दिनों में कैसे पढ़ना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसको हमने ब्रॉडली 2-3 कैटेगरीज में डिवाइड किया। सबसे पहला जो पार्ट है आपका जो पूरा 24 घंटे का जो वो टाइम है जो पढ़ाई में यूटिलाइज कर रहे हो, उसका जो मेजर सेक्शन जाएगा वो आपके रिवीजन में जाएगा। ठीक है, आप जितनी चीजें आपने इंपॉर्टेंट पढ़ी हुई हैं, चाहे वो हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, जनरल साइंस है, उन सभी को टाइम टेबल बना के आपको जो हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको स्क्रीन पर भी दिखाएंगे, वो सारे टॉपिक्स जो आपको बिल्कुल टच करने हैं, रिवाइज करना है, उनको आप रिवाइज करो। सेकेंड फेज में आता है कि क्वेश्चन की ज्यादा से ज्यादा नए क्वेश्चंस, पुराने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, और जो थर्ड चीज है जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है उसको आप करोगे प्रैक्टिस
प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस मॉक टेस्ट दें आप। बिल्कुल, बहुत ये अच्छी जितना ज़्यादा आप इस टाइम पे आप मॉक टेस्ट दोगे उतनी ज़्यादा आपके पेपर में बैठ के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की, नंबर ऑफ ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की प्रैक्टिस होगी और एरर्स भी कम होते जाएंगे। खास करके सर डिस्क्रिप्टिव पेपर जो 3 घंटे का होता है और वो बहुत लेंदी है, आप लिखने बैठते हो आपको समझ नहीं आता कि यार कितना टाइम कहाँ निकल गया और पेपर कंप्लीट नहीं हुआ। डिस्क्रिप्टिव पेपर ऐसा है कि आप एकदम से आप चाहेंगे कि हम 10-15 दिन में उस चीज को प्रिपेयर कर लें, तो वो पॉसिबल नहीं है। अभी से आपको वो एसेज लिखने की प्रैक्टिस, कंप्रेहेंशन को पढ़ने की प्रैक्टिस, वो सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी। बिल्कुल गाइस, यही वो लास्ट मोमेंट है और अगर अभी आपने नहीं किया तो फिर अब आप अगले साल की तैयारी करोगे, क्योंकि ये 40 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं उन स्टूडेंट के लिए जिन्होंने प्रिपरेशन ऑलरेडी कर रखी है। तो सर उनको बताएंगे हम, रिवीजन है या प्रैक्टिस है या मॉक टेस्ट है, वो पूरा डिफाइन करके आप बताओगे कैसे क्या करना है, किन टॉपिक्स को लास्ट मोमेंट में टच करना है और कैसे उनको रिवाइज करनी है। देखो बच्चों, यहाँ पे जो बच्चे प्रिपेयर करते आ रहे हैं, ठीक है, जो सालों भर से प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए ये है कि आप एक तो आपको मतलब कई चीजें ऐसे होंगे जो आप पढ़ चुके होंगे, राइट। एनसीईआरटी तो आपने पूरा कवर कर रखा होगा। तो यहाँ पे आपका ये एक महत्व ये चीज है आपके लिए कि अगर आप पढ़ने बैठ रहे हैं तो आप उस चीज को ऐसे ना पढ़े कि ठीक है एक बार ना फिर से हम पढ़ लेते हैं, ऐसे नहीं पढ़ना है आपको। वहां पे आपको सिलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ने हैं और वो सिलेक्टेड टॉपिक्स आपको कहां से पता चलेगा, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस से। सारे आप 5 साल के पेपर उठा कर देख लो कि कहां किस किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बी इट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस का पेपर हो गया, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट का पेपर है, या करंट अफेयर्स में जो है पिछले 5 साल में क्या ट्रेंड रहा है पूछने का, किस किस फील्ड को वो टच कर रहा है। तो ये चीजें आप एनालाइज करके आप अपने प्रिपरेशंस को थोड़ा सा स्मार्टर वे में इस चीज को प्रिपेयर कर पाएंगे। अगर हम यहाँ पे जनरल साइंस की बात करें यहाँ पे, तो आप जनरल साइंस में जितने भी बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो तो न्यूज आ रहे हैं, साइंस एंड टेक के जो न्यूज आ रहे हैं, इस चीज को आप जरूर से जरूर कवर करें। अगर आपने एनसीईआरटी कवर कर रखा है तो उसके एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चंस को अभी जो समय है एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने का समय है, तो उसको प्रैक्टिस करें। उसी के थ्रू आपके कॉन्सेप्ट भी कवर होते जाएंगे। बुक को कंप्लीट पढ़ने की जरूरत अभी नहीं है और उतना समय भी आपके पास नहीं है, ठीक है। उसके बाद करंट अफेयर्स के लिए तो पता ही है आप सभी लोगों को, कई सारे ऐसे सेक्शंस हैं जो यूपीएससी जो एग्जाम कंडक्ट करता है उसमें जो आर्ट एंड कल्चर का न्यूज होता है, राइट, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो जनरल साइंस एंड टेक के न्यूज़ हैं वो तो इंपॉर्टेंट हैं ही, बाकी थोड़ा सा आप स्पोर्ट्स भी देख लेना, जो कि अभी हाल में जितने भी स्पोर्ट्स हुए हैं उसको लेके कुछ प्राइजेस मिले होंगे, राइट, कुछ टाइटल्स दिए गए होंगे, तो वो सारी चीज़ें आप देख लेंगे। उसके बाद इकोनॉमिक्स को लेके न्यूज़, इकोनॉमी को लेके न्यूज़ अगर जो होगा वो चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, आर्मी को लेके अगर कोई न्यूज़ है, कोई बैटल हुआ कुछ है अगर, राइट, या प्रीवियस कुछ ऐसे बैटल्स हैं जो कि न्यूज़ में चल रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको कवर करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप सर एक बार पॉलिटी और हिस्ट्री बता देंगे कि किस तरीके से प्रिपेयर करना है आपको। गाइस अगर हम पॉलिटी की बात करते हैं ना, तो पॉलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है जीएस का, जिससे अक्सर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो पॉलिटी के लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, आर्टिकल्स बहुत ज़रूरी से आप लर्न कर लोगे। लास्ट मोमेंट पे आपके पास एक चार्ट होना चाहिए आर्टिकल्स का, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, कि कौन से नंबर का आर्टिकल किस चीज़ से बिलोंग करता है। दूसरी चीज़ जो अमेंडमेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स, और अभी तो हाल फिलहाल में सर पॉलिटी से रिलेटेड बहुत सारी देश में चीज़ें चल रही हैं, बहुत सारे न्यूज़ आए हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स का यूज़ हुआ है। तो जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल से रिलेटेड कोई लॉ या कोई नई स्कीम आई है, लॉ आया है, या उससे रिलेटेड कोई न्यूज़ है, उन आर्टिकल्स को डीप में ज़रूर देखें कि वो आर्टिकल क्या है, कैसे, ज़रूर। तो पॉलिटी के लिए तो मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये बताऊंगा कि आर्टिकल्स और अमेंडमेंट्स, इस टाइम पे फैक्ट्स याद करना बहुत ज़रूरी है। इंपॉर्टेंट कुछ ईयर्स होंगे वो ज़रूरी है। जो इंपॉर्टेंट सर अमेंडमेंट्स होते हैं या कमीशंस होती हैं जिन पे कोई चेंजेस आते हैं, वो चीज़ें किस ईयर में आई, किसके नेतृत्व में आई, या क्या था उस कमीशन का मोटिव, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ समझिएगा यहाँ पे, जैसे कि अभी अग्निवीर स्कीम आया है, हाँ, राइट, अग्निपथ स्कीम आया है, तो अग्निपथ स्कीम को लेके बहुत सारे विद्रोह हो रहे हैं हमारे देश में। लोग अपने राइट्स को लेके अपने मतलब रोड पे आ रहे हैं और उस चीज़ को दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर अग्निपथ स्कीम न्यूज़ में है, एक तो उस स्कीम के बारे में जानना बहुत जरूरी है, और यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स जो है वो कहीं ना कहीं लाइट में आता है और उस चीज़ को पढ़ना जरूरी है, क्योंकि फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। बिल्कुल, राइट टू एजुकेशन, राइट टू जॉब, ये सब जितने भी आर्टिकल्स होंगे ये तो बेसिक है, इनको पता ही होना चाहिए। तो गाइज ये रही पॉलिटी की बात। उसके बाद हम बात करते हैं आपके हिस्ट्री की। यार तो हिस्ट्री में तो मैंने आपको पहले ही बताया कि हिस्ट्री की प्रिपरेशन आपको स्टार्टिंग से ही ऐसी करनी थी कि वो ईयर वाइज पूरी स्टोरी बना के, कि 1987 से लेकर 1947 तक जो ईयर वाइज जो इंपॉर्टेंट आंदोलन हुए, इवेंट्स हुए, कांग्रेस के जो बैठकें हुई हैं इंपॉर्टेंट, या जो भी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं,
ठीक है, वो ज़रूर आपको पता होना चाहिए। किसके नेतृत्व में कौन सा आंदोलन हुआ, या फिर जो गवर्नर जनरल या वायसराय से रिलेटेड न्यूज़ होती है कि कौन पहले आया, उनका जो एक आप समझ लो एक तरह से आपको उनको क्रम याद करना है कि कौन सा वायसराय कब आया, उसके नेतृत्व में क्या हुआ और कब से गवर्नर जनरल, या ये इंपॉर्टेंट है। जितने भी सोसाइटी सभा उस समय पे बने, जो लीडर्स ने बनाया, ये बहुत जरूरी है। ब्रह्म समाज वगैरह बहुत न्यूज में रहता था। अब आईएएस एग्जाम किसने स्टार्ट कराया, या किसके नेतृत्व में आईएएस का पहला पेपर हुआ, ये सारी चीजें इनसे भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं, खास करके सीएपीएफ एग्जाम में, क्योंकि फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आपको बहुत सारे मिलेंगे। बिल्कुल, ठीक है। अब जैसे धीरे धीरे सीएपीएफ का थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ है, वो आईएएस की तरह क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो लेकिन उसमें फैक्ट्स अभी भी मौजूद है, फैक्ट से बेस्ड क्वेश्चन आते ही हैं आपके एग्जाम्स में, ठीक है गाइज। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, हिस्ट्री से जो इंपॉर्टेंट आपको ईयर्स याद रखने हैं, डायनेस्टीज याद रखनी है, किस डायनेस्टी का इंपॉर्टेंट रूलर कौन था, या किसके रूल में डायनेस्टी ने बहुत ज़्यादा पीक पे थी, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो इकोनॉमी हो, हर एस्पेक्ट से कौन सी डायनेस्टी कैसी रही, किसके रूल में, वो इंपॉर्टेंट है। किस ईयर से किस ईयर तक किसने रूल किया, ये सारी चीज़ें आप अगर वैसे फैक्ट से याद करो तो अगर स्टार्टिंग से, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाती है। बट इस लास्ट मोमेंट पे इन फैक्ट्स को रिवाइज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है गाइज। उसके बाद हम करते हैं ज्योग्राफी की बात। ज्योग्राफी का रिवीजन सबसे बेस्ट तरीका है, मैप उठाओ, डेली मैप को देखो। आपको इंडिया का मैप बिल्कुल, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो पॉलिटिकल हो, मैप बिल्कुल आपको पता होना चाहिए गाइस कि स्टेट कौन सा है, उसका जो ज्योग्राफिकल स्टेटस है क्या है, वहाँ की लैंड कैसी है, फॉरेस्ट कैसे हैं, वहाँ का वेदर कैसा है, टेम्परेचर कैसा है, ये सारी चीज़ें अगर आपको पता है तो ज्योग्राफी के बहुत सारे क्वेश्चन तो आप डायरेक्टली ऐसे ही सॉल्व कर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो मॉनसून किस डायरेक्शन से कैसे आ रहा है, या इस तरह के जितने भी मैप्स के थ्रू चीज़ें होती हैं आपको पता होनी चाहिए। किस स्टेट का कौन सा फसल है, या क्या चीज़ें प्रोडक्शन उसका ज़्यादा होता है, ये सब चीज़ें आपको मैप के थ्रू पता ही होनी चाहिए, चाहे वो वर्ल्ड मैप हो चाहे वो इंडिया। वर्ल्ड मैप से सर डायरेक्टली आपको देखो कैनाल का क्वेश्चन आते हैं, पासेस, स्ट्रेट्स, कैनाल्स, या जितने भी हमारे अगर अराउंड द वर्ल्ड अगर आप देखते हैं तो टाइप ऑफ वॉल्केनोज, जो फेमस वॉल्केनोज हैं उसके ऊपर क्वेश्चंस आ जाते हैं, फेमस माउंटेन्स के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो इंडिया में अगर कोई फेमस है, हाइट ज़्यादा है, या वर्ल्ड में अगर कोई हाईएस्ट पीक है तो उसके बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इंडिया एशिया के खास करके जो आसपास के आपके कंट्रीज हैं, कौन सा ओशन है, किससे घिरा हुआ, किन कंट्रीज से घिरा है, ठीक है, तो कैनाल है या पासेस हैं, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको मैप के थ्रू ही पता होती हैं। या ऐसे क्वेश्चंस भी पूछते हैं जैसे कि हमारा इंडिया है तो वो कितने कंट्रीज से घिरा हुआ है, या किसी स्टेट को लेकर क्वेश्चन हो जाएगा कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लैंडलॉक कंट्रीज, लैंडलॉक कंट्रीज, एग्जैक्टली। और या कोई भी स्टेट का नाम आ जाएगा आपके पास कि ये इस स्टेट को कितने एडजेसेंट स्टेट इसको बाउंड्री दे रहे हैं, ये चीजें पूछी जाती है। टच करता है कौन से कंट्री किन किन कंट्री से टच है, चाहे वो यूरोप की कंट्रीज हो, चाहे आपकी वो अमेरिकन कंट्रीज होती हैं यूएस में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यार। मैप का तो पता होना, तो ज्योग्राफी तो मैं कहूँगा यार मैप रटना स्टार्ट कर दो। मैप को बिल्कुल डेली का टाइम बनाओ कि यार मुझे 10 मिनट सिर्फ और सिर्फ इंडिया का मैप, 10 मिनट मुझे वर्ल्ड का मैप देखना ही देखना है। ये आपके लिए बहुत ईजी कर देता है, ट्रस्ट मी गाइज। अगर आप एक बार ये हफ्ते 10 दिन करके देखोगे ना, आपको रियलाइज होगा यार ज्योग्राफी के बहुत सारे क्वेश्चन तो आप बिल्कुल सिर्फ मैप से और विजुअलाइज करके चीजों को सॉल्व कर ले जाओगे। थोड़ा सा फिजिकल ज्योग्राफी को भी आपको टच करना पड़ेगा। इंडियन ज्योग्राफी तो पढ़ने ही पढ़ने हैं क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, लेकिन वहीं पे फिजिकल ज्योग्राफी भी आपको टच करना पड़ेगा। जैसे कि ओशियन के ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं, ओशियन करंट्स के ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं, रॉक फॉर्मेशन के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, सॉइल फॉर्मेशन के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, राइट। या जो इंटरनेशनल डेट लाइन के ऊपर क्वेश्चन आते हैं वो है टाइम जोन किस तरीके से चेंज होता है, वो सारे जो है, या टाइप ऑफ क्लाइमेट है, रेनफॉल है, राइट, या जो प्रोसेस ऑफ रेनफॉल है, कंडेंसेशन है, ये सारी चीजें आपको पूछे जाएंगे। तो फिजिकल ज्योग्राफी को भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो गाइस ये जो हमारा जीएस का इंपॉर्टेंट सेक्शन थे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स, जिनसे क्वेश्चन आते हैं और इनमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये आपको हमने बता दिया कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें जिनको आपको कवर, जिनको छोड़ नहीं सकते। तो गाइस इन 40 दिनों में वो चीज़ें तो बिल्कुल कवर करो जिनको आप छोड़ नहीं सकते हो, और ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो उन पे, और ट्राई करो कि नई चीज़ें आप कम पढ़ो, जितनी चीज़ें पढ़ी है उनको और इंप्रूव करो, रिवाइज करो और उन्हें और ज़्यादा पक्का कर लो। ठीक है, अब हम बात करते हैं सर पेपर 2 की। पेपर 2 यार देखो 2 घंटे का पेपर आपका फर्स्ट हो जाएगा, उसके बाद आपको गैप मिलता है, फिर 3 घंटे का एक पेपर है डिस्क्रिप्टिव। काफी आप एग्जॉस्ट हो चुके होते हो, लेकिन ये 3 घंटा आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस 3 घंटे में बहुत लंबे क्वेश्चन आते हैं, आप समझो कि बहुत ज्यादा आपको मेहनत करनी होती है। तो जब तक अगर उसकी आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, घर बैठ के डेली वो 3 घंटे आप वो एसे राइटिंग नहीं करोगे, तो गाइस एग्जाम हॉल में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो उसके लिए क्या चीजें होती हैं? तो यहाँ पे देखिए, अगर हम एसेज की बात करते हैं तो ऐसे में कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि
क्वेश्चंस उसी से पूछे जाते हैं। आप डेली बेसिस पे आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे, मैगजीन्स पढ़ रहे होंगे, तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है कि न्यूज़पेपर में कोई ऐसा आर्टिकल है जो लाइमलाइट में है, जो न्यूज़ में है, तो उस आर्टिकल के ऊपर उठा के एक क्वेश्चन फॉर्म करके, जैसे एडिटोरियल पेज होता है, ओपिनियन पेज होता है हमारे न्यूज़पेपर में, इंडियन एक्सप्रेस में या द हिंदू में, तो वहाँ पे आपको उसको पिकअप करना है और वहाँ से एक टॉपिक बना के, एक क्वेश्चन बना के, या बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आपको उस आर्टिकल के ऊपर क्वेश्चंस मिल जाएंगे एसेस के, तो आप वो क्वेश्चन उठाइए और उस पर प्रैक्टिस कीजिए ऑन डेली बेसिस। एक टॉपिक के ऊपर डेली अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आने वाले समय में जब आप 40-45 दिन के बाद एग्जाम दे रहे होंगे तो आपके पास 30 to 40 टॉपिक्स होंगे कवर किए हुए जिस पे आप ऐसे लिख सकते हैं। या अगर नहीं भी कवर किया हुआ होगा, आप इतने पढ़ चुके होंगे कि आपके पास अगर कोई टॉपिक आता है तो आप कहीं ना कहीं उसको अटैच करके मिला के लिख सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ और कि यार अभी अगर आप सिर्फ ये सोचते हो कि चलो मैं ऐसे टॉपिक तो लिख ही लूँगा, इससे मुझे ये टॉपिक्स पता है, इन टॉपिक्स को मुझे क्लियर है कि, तो गाइज सिर्फ इतने से काम नहीं होना है। ये सिर्फ एक पार्ट है उस पेपर का कि आपको उस टॉपिक की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, बट उसमें और भी चीज़ें हैं। आपकी राइटिंग स्किल्स, आप विद इन लिमिट गिवन वर्ड्स, उन लिमिटेड वर्ड्स में उन टॉपिक्स को कैसे एक्सप्रेस करते हो जिसमें वो सारी चीजें आ जाए जो आप बताना चाहते हो, सारे पर्सपेक्टिव ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज। उसके अलावा राइटिंग स्किल्स में क्या आता है कि आप कैसे ईडियम फ्रेजेस या ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज कर रहे हो जो कि उस आपकी राइटिंग की और ज्यादा इंप्रूव करती है। कि अगर कोई एग्जामिनर पढ़ता है आपके क्वेश्चन को, तो गाइज उसमें वो वर्ड्स देख के, वो ईडियम फ्रेजेस, वो यूसेज वगैरह देख के वो खुद इतना इंप्रेस हो जाएगा, यार इसको तो कितने अच्छे तरीके से कम वर्ड्स में लिखा है। जैसे हम एक मुहावरा सुनते हैं सर, गागर में सागर भरना, लाइक वो वही तभी होता है जब हम छोटे छोटे ईडियम फ्रेजेस या ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं जो एक पूरे सेंटेंस के बराबर हो। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन आपको करना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे जो ऐसे लिख रहे होंगे, लेकिन आपका यूनिक तभी बनेगा जब आप उसको स्मार्ट तरीके से, अलग तरीके से लिखेंगे। बिल्कुल। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये सब चीजें, ये तीनों चीजें, इंफॉर्मेशन होना, टॉपिक्स का, वर्ड का, आपके वर्ड पावर इंप्रूव होना, राइटिंग स्किल अच्छी होना, ये तभी आती है जब आप उसकी अच्छी प्रैक्टिस करते हो, रेगुलर करते हो। बिना इसके आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा गाइज। तो प्लीज प्रैक्टिस करना अभी से स्टार्ट कर दो। ये मत सोचो कि गाइज मैं पहले सारे जीएस पे फोकस करूंगा, ये तो मैं लिख ही लूंगा, ऐसा नहीं होता है गाइज। वहां पे वही बच्चे सेलेक्ट होते हैं जो हर फील्ड में एक्सेल करते हैं। तो आपको पेपर 1 पे भी मेहनत करनी है और पेपर 2 पे भी उतनी ही मेहनत करनी है। और सबसे मतलब अगर आप आर्म फोर्सेस में जा रहे हैं तो एक चीज और, अगर आप सब्जेक्टिव नॉलेज आपने बहुत गेन कर ली, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी है आपके लिए। बिल्कुल ठीक है, एक चैलेंज ये भी है, तो इस चीज को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक बार हम बात कर लेते हैं कि किस तरीके से आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि पहले आपका रिटन है, फिर पीईटी है, फिर आपका इंटरव्यू है। तो रिटन आपने अगर मान लो पेपर 1 पेपर 2 आपने अच्छे से कर लिया, अब उसके बाद आता है फिजिकल एफिशिएंसी दिखाना कि हाँ आप कितने काबिल हो आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करने के लिए, अपने देश की सेवा करने के लिए। तो वहां पे आपको जो चीजें चेक किया जाएगा, एक बार वो भी डिस्कस कर देते हैं ताकि वो भी चीज आप रेगुलर वे में उसको करते रहे, क्योंकि वो भी आप 8-10 दिन में नहीं कर पाएंगे वो चीजें। ठीक है, एक बार सर हम अभी उन स्टूडेंट्स की बात कर रहे थे जिन्होंने अभी प्रिपरेशन शुरू भी नहीं की। एग्जैक्टली, हम उनकी बात करते हैं, उसके बाद हम आपको पीटी के लिए भी स्पेशल वीडियो भी जरूर बनाएंगे। अभी हम आपको शॉर्ट में जरूर उसका बता देंगे क्या करना है। बट अब उन स्टूडेंट्स की बात करते हैं, पार्ट 2 आ गया हमें स्ट्रेटेजी का। वो स्टूडेंट्स जिन्होंने प्रिपरेशन नहीं करी है स्टार्ट, जिन्होंने अभी पूरी टेक्स्ट बुक या थ्योरीज नहीं पढ़ी है, उनके लिए मैं बता दूं कि गाइज उनके पास सिंपल तरीका है कि वो यूपीएससी, आईएएस के और सीएपीएफ के पूरे पिछले 10-10 साल के पेपर्स अगर अच्छे से सॉल्व कर लें, जो हमारी 27 ईयर्स की बुक है। बिल्कुल, हमारी 27 ईयर्स की बुक दिशा की आती है, जो आईएएस की बेस्ट सेलिंग बुक है, टॉप पे आती है। आईएएस जो एस्पिरेंट्स होते हैं वो उसको बहुत ज़्यादा प्रीफर करते हैं, तो वो बुक है। या फिर आप यूपीएससी सीएपीएफ की जो 10 ईयर्स के आप सिंपल पेपर्स उठा लो, वो सॉल्व कर लो, उसकी भी पेपर्स हमारे पास बुक अवेलेबल है, जो कंपाइल करके हमने पेपर 1 पेपर 2 के लिए आपको एक सॉल्व की पेपर्स बना दिए। वैसे आईएएस का आपके पास मिल जाएगा, आप वहां से वो पुराने पेपर सॉल्व कर लो, सिर्फ आप नया कुछ मत पढ़ो। बिल्कुल गारंटी देता हूं आपका सीएपीएफ का एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ठीक है गाइज, उसके अलावा हमने एक नया क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए जो लास्ट मोमेंट 30-45 डेज में सीएपीएफ एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं। उस 45 डेज में आपको बहुत अच्छे तरीके से वो सारी चीजें प्रोवाइड की गई हैं, चाहे वो बुक हो, चाहे वो आपके टेस्ट सीरीज है, चाहे वो आपके वीडियो लेक्चर्स हैं, वो सब इस तरह से प्लान करके डिजाइन किए गए हैं कि आपके लास्ट 40-45 डेज को आपको इतने अच्छे से यूटिलाइज कर लोगे। अगर आपने वो 40 दिन भी हमारे हिसाब से उस मॉड्यूल के बने हुए मॉड्यूल के
हिसाब से फॉलो कर लिए तो आप CAPF एग्जाम क्वालिफाई कर जाओगे आराम से गाइस। ठीक है गाइस, तो ये तो था ये उन 2 स्टूडेंट्स के लिए, उन 2 कैटेगरीज के लिए स्ट्रैटेजी जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन नहीं की है या कर चुके हैं और अब उनको सिर्फ उनका गोल है एग्जाम क्वालिफाई करना। ठीक है, अब लास्ट में एक बार सर जो आपको फिजिकल टेस्ट का बता रहे थे वो भी जरूर ध्यान से सुन लो क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस एग्जाम के लिए, क्योंकि वो भी आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। सेकंड स्टेज आपका PET ही है, राइट। तो यहाँ पे देखिए जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट रखा गया है, अगर हम मेल कैंडिडेट की बात करते हैं यहाँ पे, उसके बाद फीमेल कर लेंगे, पहले हम मेल कैंडिडेट की बात करेंगे यहाँ पे। तो 100 मीटर रेस आपको वहाँ पे करना होगा, 16 सेकंड्स टाइम आपको उसके लिए मिलेगा। उसके बाद 800 मीटर रेस है जिसके लिए 3 मिनट 45 सेकंड्स आपको मिलते हैं। लॉन्ग जंप है 3.5 मीटर का लॉन्ग जंप आपको वहाँ पे करना होगा। एंड शॉर्ट पुट जो कि 7.26 kg का होगा वो आपको 4.5 मीटर्स का करना है। ये तो मेल कैंडिडेट के लिए हो गया। अब फीमेल के लिए क्या है, फीमेल के लिए 100 मीटर रेस है जो कि 18 सेकंड्स में पूरे करने हैं। 800 मीटर रेस है जो कि 4 मिनट 45 सेकंड्स में पूरे करने हैं। और लॉन्ग जंप है 3 मीटर का। फीमेल के लिए शॉर्ट पुट नहीं रखा गया है। तो ये फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है। ये भी चीज़ ऐसी है कि आप तुरंत जो है इन चीज़ों को पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फिजिकल एफिशिएंसी जो है वो कुछ 5-7 दिनों में नहीं बनती है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये चीज़ें कंप्लीट करना आपके लिए डिफिकल्ट बन सकता है और एक हार्डल बन सकता है आपके फाइनल सिलेक्शन के लिए, राइट। तो क्योंकि सेकंड स्टेज है, उसके बाद इंटरव्यू है ना, तो पहले तो आपको फिजिकल एफिशिएंसी दिखाना है कि हाँ आप कितने काबिल हैं इस चीज़ के लिए। तो इस चीज़ को भी रेगुलर बेसिस पे आप सभी लोग करते रहिएगा। गाइस इसमें आपको कुछ नहीं करना, जो सर ने बताया वो बहुत ईजी चीज़ें हैं, बट उन स्टूडेंट्स जिन्होंने कभी नहीं किया उनके लिए डिफिकल्ट हो जाता है। आपको कुछ नहीं करना, आप मॉर्निंग में सुबह जल्दी उठो, सिर्फ आधे घंटे की जॉगिंग करो, कुछ मत करो, पहले वो धीरे धीरे स्टार्ट करो, आप वॉक करना, उसके बाद एक जॉगिंग की हैबिट बना लो। अगर ये आपने कर लिया तो आपका वो सारे फिजिकल टेस्ट कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे कोचिंग सेंटर है जो अलग से फिजिकल टेस्ट के लिए प्रिपरेशन कराते हैं। बट अभी आपका जो मेन टारगेट है वो रिटन टेस्ट करना है, और जो हमने आपको स्ट्रैटेजी बनाई अगर आपने उसको फॉलो किया तो वी श्योर कि आपको बिल्कुल सक्सेस मिलेगी इस एग्जाम में। ठीक है, तो गाइज ऑल द वेरी बेस्ट। और ये अगर लास्ट 45 डेज आप नहीं जागे हो तो गाइज आप भगवान भरोसे जा रहे हो एग्जाम देने। कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स भी हैं जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। हमारे बुक्स कंपेंडियम और NCERT प्लस के जितने भी सीरीज है हमारे, बिल्कुल वो लिंक में आप सारी बुक्स को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा जो लास्ट मोमेंट पे आपको चाहिए होगी प्रिपरेशन के लिए। और गाइज ये बहुत अच्छा मौका है यूनिफॉर्म पहनने का और अपने आप को प्राउड फील कराने का। गाइज तो प्लीज लग जाओ, शुरू कर दो, अभी भी टाइम है, अभी भी आप कर सकते हो। और एक आर्म फोर्स ज्वाइन करो तो गाइज ये जज्बा तो आप में होना ही चाहिए कि जब भी टाइम मिलेगा, जितना भी मिलेगा, आप उसमें वो चीज़ अचीव करोगे और ज़रूर करोगे। ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, थैंक यू।